माननीय अध्यक्ष जी, मणि जी, स्वप्निल जी, मदन जी, डॉक्टर अनिल राय जी, राजा राम जी उधर बैठे हैं, प्रदीप जी, रंजना जी, इस उपन्यास पर काफ़ी गंभीर बातें आई हैं और जिन्हें यह पुस्तक मिली होगी उन्होंने उसे खोलते ही अभिमत में डॉक्टर अनिल राय का वक्तव्य पढ़ा होगा। वह अभिमत क्या है? वह पूरी तरह एक समीक्षा। मणि जी का अभिमत भी समीक्षा है। अब अनिल राय जी की समीक्षा पढ़ने के बाद बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता और लगभग सारी बातें और पिछले उपन्यास पर जो बातचीत हुई थी उसमें बातचीत की शुरुआत मैंने ही की थी और बहुत सारे मुद्दे वहाँ उठे थे। उन मुद्दों पर भी यहाँ लगभग बातचीत हुई है। वहाँ कुछ ज़्यादा बातचीत हुई थी। यह उपन्यासकार की ईमानदारी है। आमतौर पर किताबों में जो प्रारंभिक में भूमिकाएं या किसी का बुजुर्ग वगैरह लिखा जाता है तो उपन्यास के पक्ष में माने पाठक को आकर्षित करने के लिए वो लिखे जाते हैं। लेकिन जब टिप्पणी बिल्कुल विपरीत जा रही हो फिर भी उसे छापना, प्रकाशित करना यह मैं समझता हूँ अग्रवाल साहब की ईमानदारी भी है। इन्होंने स्वीकार भी किया कि ये कमजोरियाँ हैं। गोरखपुर का एक अपना इतिहास है। यहाँ बातचीत होती रहती है। यहाँ प्रोफेसर चंद्र मिश्रा जी बैठे हैं। आप जानते हैं कि गोरखपुर कवियों का शहर रहा है। हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे कवि हैं। स्वप्निल जी बैठे हैं। तो कविताओं पर यहाँ ज़्यादा बातचीत होती है। उपन्यासों पर बहुत कम बातचीत होती है। मेरे ख्याल से 2022 में आपके उपन्यास पर बातचीत हुई थी। उसके बाद मदन जी का एक उपन्यास आया आहतनाथ, और उसके बाद यह तीसरी बातचीत उपन्यास पर हो रही है। कभी इस शहर में परमानंद जी हुआ करते थे तो परमानंद जी से जब भी आप मिले, अब मैं अस्वस्थ रहता था, बहुत अस्वस्थ भी, लेकिन उनसे मिलता तो हाल चाल नहीं पूछता। वह सीधे किसी किताब के बारे में बातचीत शुरू करते थे। साहित्यिक बातचीत उनकी आदत थी। किसी उपन्यास के बारे में, किसी लेखक के बारे में कहीं गए तो उसका संस्मरण, तो वह उपन्यासों पर ज़्यादा बातचीत करते थे। उनके कहने पर ही मैंने कली कथा वाया बाईपास उसे मंगाया डाक से और उसे पढ़ने की कोशिश किया, पढ़ नहीं पाया। और परमानंद जी जितना कह रहे थे वह आकर्षक है और उसमें ऐसी बातें हैं, हालांकि वो मुझे वैसी बातें नहीं मिल पाई, मैं पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन मैं कहने का मेरा मतलब कि उपन्यास का गोरखपुर में एक माहौल था। यहाँ के लोग उपन्यास पढ़ते थे, लिखते थे। मुझे नहीं मालूम कि इधर कितने नाटक लिखे गए। नाटकों की गोरखपुर में कमी है। पहले लाल बहादुर वर्मा जी थे तो वहाँ नाटकों पर बहुत चर्चा होती थी। इधर वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। उपन्यासों पर इधर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य भी देखें तो मैं खोज रहा था कि कुछ उपन्यास खोजूं, तो केवल यह पता चला कि आगे का एक उपन्यास अग्नि परीक्षा जो अप्राप्य है, हो गया था, उसका पुनर्प्रकाशन हो रहा है। प्रकाशक उसे फिर से छाप रहा है। यह 1950 वगैरह के लगभग छपा था। उसके बाद
मैंने भी इसे पढ़ाने गया कि कई उपन्यास मैंने पढ़े थे। तो यह कहने का मतलब कि गोरखपुर में उपन्यास या कथा साहित्य पर थोड़ी चर्चा कम होती है। यह एक अच्छा अभी बातचीत हो रही, अच्छी बातचीत अग्रवाल साहब के चलते हैं, मदन जी भी बैठे हैं संयोग से। तो यह मान लिया जाना चाहिए, जैसा कि इनके अग्रवाल साहब का दूसरा उपन्यास है, और उपन्यास में जैसा कि अशोक चौधरी ने कहा कि यह लंबी कहानी लगती है। लंबी कहानियों का भी अपना शिल्प है, वह शिल्प यहाँ नहीं। यह शिल्प बिल्कुल एक प्रयोगात्मक शिल्प अगर इसे मान लें तो आप कह सकते हैं कि अग्रवाल साहब, के.एम. अग्रवाल जी चित्रण के नहीं बल्कि विवरण के उपन्यासकार। यह पात्रों का विवरण देते हैं, घटनाओं का विवरण देते हैं। जिस चित्रण की हम लोग कल्पना करते हैं, मांग करते हैं, वह चित्रण यहाँ नहीं है, यहाँ कम है। जहाँ जहाँ है वहाँ बातें अच्छी आई हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई कहानी चलती है, उसके साथ पाठक के मन में वही कहानी चले या बात नहीं है, उसके समानांतर एक कहानी चलती है। वह अपने मन से, अपने मन में एक चित्र लेकर चलता है। देखिए यहाँ जो कथा पात्रा है रूपमती की डायरी में इन्होंने डायरी की बात जैसी कोई नहीं या सोची भी नहीं। ये नोट बुक्स जो लिखे जाते हैं उसमें जहाँ जहाँ रूपमती उस डायरी को खोलती है, वह उसी ढंग से खोलती है जैसे नोट, जैसे हम संक्षेप में एक नोट बुक बना लेते हैं, उसमें कविताएं भी लिखती है, अपनी जीवन की घटनाएं भी लिखती है। और रूपमती पर एक कहानी या उपन्यास लिखता है डॉक्टर रघुनाथ, जो अंत में आता है। इसमें जितने पुरुष पात्र आए हैं, जरा उनका विश्लेषण करें। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि रूपमती के साथ, रूपमती को तो बाजार में बेच दिया था उसके शिक्षक ने। जो निर्मला आती है वह JNU से पढ़ कर आता है, और उसका जो मित्र रहता है, क्या नाम है उसका, मनोहर भी JNU का प्रोडक्ट है। और JNU पर इधर जो साउथ ब्लॉक, दक्षिण पंथ के लोगों ने जो आरोप लगाए, वहाँ हॉस्टल में, उसके बाथरूम में कंडोम ज़्यादा मिलते हैं। यह खुलेआम आरोप लगाया गया वो JNU वाली घटना जो चल रही है। तो वह जो मनोहर है और जो निर्मला कहती है कि मनोहर के बारे में बताती है कि मनोहर भी उसी ढंग से उसके देह को चीरता फाड़ता है, नोचता है। यह नोचना शब्द कई बार आया। उस स्त्री को, रूपमती के अलावा जो उसकी साथी है निर्मला, जो कुछ ही देर के लिए आती है, उसका शोषण, पहला शोषण JNU के छात्र ने। फिर उसके बाद खलनायक के रूप में हैं, हाँ, अब वो तो है, मैं निर्मला की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद रूपमती का जो दूसरा शोषक है वह एक मंत्री है। वह भी, उसके बारे में भी कहा कि वह नोचता है पर। जो एक संत है, संत बेअददारी, क्या अब तो संत ही कहना ठीक है ना, वो संत ही माना जाता है, वह भी नोचता है। और उसे आफियत कहाँ मिलती है? एक गांधीवादी पात्र के पास। वह जो पात्र का नाम मैं अभी मैं बता रहा था, भूल गया। हाँ, तो एक है कि मार्क्सवादी पात्र भी देह नोचता है, नेता भी नोचता, मंत्री, और जो साधु है वो भी नोचता है।
और उस औरत को सम्मान देना या इज्जत देना या बराबरी देना है, यह काम गांधीवादी आदमी करता है। तो यह क्या लेखक की पक्षधरता यहाँ नहीं आती है। लेखक का दृष्टिकोण भी आप देखें, लेखक ने अपने परिचय में यहाँ वाम की ओर झुकाव, हल्का झुकाव कर दिया। एक बात, यह बात मैंने अपने यहाँ CPM के जो जिला सचिव हैं उनको मैंने बताया, इसमें CPM का नाम आया है उपन्यास में, और उसका सेक्रेटरी जो है वह निर्मला से कहता है कि तुम NGO बनाओ, या NGO बनाने की राय देता। मैंने कहा कि क्या, मुझे मालूम था कि पुरुषोत्तम त्रिपाठी के समय एक कामरेड ने NGO बनाने की सोची, तो उसे पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि CPM में अपनी जो नीतिगत धारणा है कि NGO सरकारी एजेंसी होती है, सरकारी धन से सरकारी कार्यक्रमों को लाना, इसलिए उससे किसी क्रांति की या किसी बदलाव की उम्मीद आप नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट की योजना है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी उसको चला रही है। तो इसमें वह कैसे, मैंने उसे कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी ओर से जाकर अग्रवाल साहब से मेरा विरोध प्रकट करिएगा कि उन्होंने CPM का नाम लिया और ऐसा कैसे लिख दिया कि जिला सचिव ने राय दी कि NGO के बारे में स्पष्ट धारणा है। तो यह कहना है मेरा कि किसी भी बात को आप रखें तो उसके जो एथेंटिसिटी पर ध्यान दें। बहुत सारे, जैसे मैं कुछ कहना चाहता भूल गया हूँ, ये जो स्त्रियों के शोषण के बारे में जो बातें आती हैं, ये आजकल जैसे बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, कलकत्ते से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में। ये अब चूंकि वो खबरें ज़्यादा आ रही, रिपोर्ट दर्ज हो रही है, इसलिए सामने आ रही है, पहले भी होती थी। भारत में स्त्री पुरुष संबंधों पर जो मान्यताएं, जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, जब तक उन पर आप विचार नहीं करेंगे, उनको प्रश्नों के घेरे में नहीं खड़े करेंगे, तब तक इस पर, इन घटनाओं पर, छोटी छोटी घटनाओं पर, उस पर कोई उसका निदान नहीं खोजा जा सकता। यह जो आज स्थिति है हमारे समाज में, यूरोप में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, यूरोप में भी बलात्कार होते हैं, यूरोप में भी सजाएं होती हैं, लेकिन अरब देशों में होते हैं, वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है कि हाथ काट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, उसके बावजूद घटनाएं होती हैं। उसके आंकड़े कुछ कम हैं भारत से, लेकिन वहाँ भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि सामाजिक संबंध जो स्त्री पुरुष और यौन संबंधों पर, जब तक आप मान्यताओं को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तब तक स्त्रियों का शोषण होता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो इन मुद्दों पर जब भी आप लिखें तो इसके जो धारणात्मक पहलू हैं, जो विचारात्मक जो अनुभव केवल लिख देना, घटनाएं तो दिखती हैं, उसे रचनात्मक रूपांतरण करना लेखक का काम है। और इस काम में मुझे खुशी है इस बात की कि आपके पहले उपन्यास से यह बेहतर इस मामले, कुछ इसमें संवेदनात्मक चीज़ें आई हैं, घटनाएं आई हैं। कहीं कहीं लगा कि यह बहुत अच्छा बारीक जगह थी जहाँ पर इसे उठाया जाना चाहिए। जैसे वो गांव में आती है लौट करके, सिसवा एक कस्बा है, वह गांव छूट रहा है, वहाँ से महानगर आ रहा है, वहाँ पे वह अचानक जाती है जहाँ उसकी दुकान थी, वहाँ बड़े महल खड़े, वो नहीं पहचान पाती अपनी जगह। यह जो परिवर्तन है, इसका संकेत है जो देश में हो रहा है। यह पूंजी का जो प्रभाव पड़ रहा है, व्यापार का जो प्रभाव पड़ रहा है, स्त्री पुरुष संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका इन चीज़ों पर विचार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो मुख्य वक्ता भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन बातों पर अपनी बात करें। धन्यवाद।